जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी पर। साथियों, आज अपनी यूपी पुलिस की दूसरी क्लास होगी प्रैक्टिस सेट की, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको डेली कराने का वादा किया था। तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज हम अपनी दूसरी क्लास लेके आ चुके हैं। तो सीधे आपको बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है आपको। चलिएगा, पहला प्रश्न लिखा है जैसे, यदि संख्या 73A215 11 से विभाज्य है और 56B 26 9 से विभाज्य है तो A प्लस बी का मान बताइएगा। दोस्तों, लगाइएगा आप प्रश्न, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और प्रश्न लगाइएगा 1 मिनट, क्योंकि पिछली वाली क्लास में भी आपको विभाजिता का नियम बताए थे और आपको बताए हैं कि विभाजिता के नियम से एक प्रश्न आपको रखा मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 के विभाजिता के नियम से जैसे संख्या लिखी गई है 73A215। आपको पता है 11 के विभाजिता का नियम होता है जिगजैग रूल। तो यहाँ से आगे से शुरू करते हैं, एक संख्या छोड़ के एक, 7 में A जोड़ा 7 प्लस A, फिर एक जोड़ा तो 8 आ गया। अब आगे नहीं है तो 8 प्लस A हो गया इसका जोड़। और फिर आपको बताए थे कि जो शेष संख्याएं बची हैं उनके योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या तो 11 होना चाहिए। तो देखो 3 का 2 से जोड़ो, 3 2 5, अब 5 5 10, -10 कर दीजिए। अब इसका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो अब आप क्या करो, 11 तो आ नहीं सकता है, अच्छा 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर a की वैल्यू हम 2 रख दें तो 8 2 10 हो जाएगा और 10 में से 10 गए तो 0, यानी a की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 2। a के स्थान पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। a के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है। और आगे फिर कहा है एक संख्या और दी गई है आपको इसी प्रश्न में, 9 से विभाजित है। और 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। जरा आप इसको देखो, काट दो भैया। 6 6 12 12 5 17 और 17 इसमें से एक ले लो 18। 18 हमारा खत्म हो गया, 6 6 12 12 5 17 और इसमें से एक खत्म कर दो 18 और एक बचा और ये b बचा है। तो अब इसमें b का मान कितना रख दें कि एक में जोड़ने पर ये क्या हो जाए, 9 से कट जाए, क्योंकि 9 के विभाजिता का नियम है दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो अगर हम b की वैल्यू 8 रख दें तो 8 में एक जोड़ देंगे, 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो हमें b का मान क्या मिल गया, 8 मिल गया। आपसे कहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी 2 + 8 = 10। हमारे इस प्रश्न का पहला ऑप्शन हो गया आंसर ए, सही। ठीक है, चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से। चलिएगा दोस्त, देखिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है तो उसका लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ क्या था। देखो इसको आपको, ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन 2019 यूपी पुलिस में पूछा था और कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से लगाइएगा। देखो सुनो, विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता, तो मान लेते हैं पहले वस्तु का विक्रय मूल्य था कुछ एसपी, 1 एसपी था। अब वो कितना हो गया, 4 एसपी बन गया। कितना बन गया, 4 एसपी बन गया। जब एसपी था तो लाभ कितना होता था, प्रॉफिट पी का होता था। और जब ये 4 हो गया तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 पी का हो गया। तो जरा इनका देख लो भैया, कितना यहां से बढ़ा, एसपी से 4 एसपी यानी 3 एसपी बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट से कितना हुआ है, जरा देख लीजिए, पी से 6 पी बना है तो 5 पी का वृद्धि हुई है। ठीक है, बस ये प्रॉफिट और एसपी क्या है, बराबर है। इनका अनुपात बना लीजिए, आपको अनुपात मिल जाएगा एसपी अपान प्रॉफिट बराबर 5/3 के। किसी, अब मिल गया, किसी सामान को अगर 5 रुपए में बेचते हैं तो हमें 3 रुपए का फायदा होता है। किसी सामान को अगर हम 5 रुपए में बेचते हैं तो मुझे 3 रुपए का फायदा होता है। तो सामान कितने रुपया का खरीदा था, यानी सीपी आ गया हमारा 2 रुपया। सीपी कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब प्रारंभिक परसेंटेज बराबर कितना होता है, लाभ कितने का लाभ था, 3 का लाभ था, कितने पर, 2 पर,
अब प्रतिशत में चेंज करना तो 100% से गुणा कर दीजिए। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 50 और 50 का गुणा 3 से कर दीजिए 150। कितना परसेंट प्रारंभिक लाभ था? 150% था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए दोस्त? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा एक बार, इसको एक बार आप जरूर रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न आने की संभावना है। 3 आपके सामने ये रहा, देखिएगा लिखा है P/Q इक्वल टू R/S इक्वल टू T/U बराबर 2/5। तो आपको बताना है 4P + 3R + 7T अनुपाते 4Q + 3S + 7U का मान। देखो इस प्रश्न को देखने में लंबा चौड़ा लगता है, इसका उत्तर 2/5 होगा। समझे? अब बताते हैं आपको कैसे। कभी भी जब इस तरह का अनुपात दिया हो P/Q बराबर R/S बराबर T/2 बराबर जो भी दिया है वही आप उसका आंसर मार देना बस तुरंत। क्यों? क्योंकि P, R और T बराबर होंगे तो उसकी वैल्यू 2 रखी जाएगी। Q, S और U ये सब बराबर होंगे, सबकी वैल्यू क्या है? 5 है। जैसे ये P/Q बराबर 2/5 रख सकते हैं, R/S बराबर 2/5, T/U बराबर 2/5, सबकी वैल्यू अलग अलग निकल जाएगी, यानी हर जगह 2 आएगा। इसमें 2 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ऊपर 2 कॉमन हो गया तो ये बचा 4 + 3 + 7। और नीचे हमारा इसमें Q, S, U है तो 5 रखेंगे, नीचे 5 कॉमन होगा, फिर ये 4 + 3 + 7 हो जाएगा। ये कट गया हमारा तो बचा कितना? 2/5। तो इस प्रश्न को अगर आपको इस तरह प्रश्न दिख जाए कि A/B बराबर C/D बराबर D/E, ठीक है, E/F बराबर 2/3, तो उसका उत्तर आप सीधे मार दीजिए 2/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत सरल प्रश्न था लेकिन ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्त, आपके सामने चौथा प्रश्न लिखा गया है सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग बताइए। सभी 2 अंकों की, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में ध्यान, सभी विषम संख्याओं का योग नहीं पूछा, सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं। 2 अंकों की विषम संख्याएं कहां से शुरू होंगी? यानी 11 से। पहला टर्म 11, फिर 13, 15, 17 डॉट डॉट करके कहां तक का? 99 तक का। इनका आपको क्या बताना है? सम बताना है। सम बताना है यानी योग बताना है। तो अब आप जान गए ये किसका प्रश्न है? एपी का प्रश्न है। एपी का प्रश्न है तो सबसे पहले आपको एपी का सम निकालने का तरीका आप जानते हो कि फार्मूला है वहां पे, सम बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डिफरेंस, या फिर इसका एक दूसरा सम निकालने का फार्मूला है फर्स्ट टर्म यानी a लास्ट टर्म l/2 इंटू n, ये भी आपका होता है। तो यहाँ पे आपको चाहे इसको यूज करोगे तब भी, इसको यूज करोगे तब भी आपको पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने का आपको एक तरीका बताए थे कि कभी भी चाहे जितनी बड़ी सीरीज लिखो उसमें n ज्ञात करना हो, कितने नंबर्स आप टर्म लिखे गए हैं n ज्ञात करना होता है, तो आप ऐसे भी निकालते हो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म 99 है, फर्स्ट टर्म 11 है, क्योंकि 11 से शुरू हुए, विषम 2 अंकों की संख्या का है और विषम में 2 अंकों की संख्या 11 से शुरू होगी विषम में। अब बाई डिफरेंस, देखो दोनों संख्याओं के बीच समान डिफरेंस है, 13 से 11 में, 15 से 13 में, 17 से 11 में, सब में समान डिफरेंस, और +1। 88 में से 99 में से 11 गए तो 88 बचा, और 88 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 44, और 44 में 1 जोड़ दोगे तो 45। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 45 यानी 45 आ गई। आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। अब आप निकाल सकते हो सम, योग निकालने के लिए। अब आप इसको ना यूज करो, इससे सिंपल सा वाले में यूज कर लो, a + l/2 इंटू n। तो a की वैल्यू आपकी क्या रख दोगे? a की वैल्यू आप रख दोगे 11, सम बराबर a की वैल्यू 11 और प्लस लास्ट l की वैल्यू 99/2 और n की वैल्यू 45। इसको आप हल कर दीजिए, फटाक से हल कर दोगे, जोड़ोगे ये 110 बन जाएगा। 99 में
11 जोड़ोगे 110, 110 बाई 2 और गुणे 45, 2 से काटोगे ये 55 आएगा, और 55 का मल्टीप्लाई 45 से कर दो, 45 5 जा 225 होगा, 45 पंचे 225, और 225 में 5 लिख दिया हासिल 22, और 45 पंचे 225, और 225 में 22 जोड़ दीजिए तो 247, 247 ये आंसर आ गया। कितना आ गया? 2475। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2475। किसका? सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 2475 होगा। और सभी दो अंक विषम संख्याएं कहां से शुरू होंगी? 11 से शुरू होंगी और कहां तक रहेंगी? 99 तक। समझ गए दोस्त? इसी तरह का प्रश्न पूछेगा और आप कहोगे कि सर प्रश्न तो आसान आए थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे करेंगे, और आपको पूरा पेपर का फील आएगा ये प्रैक्टिस सेशन लगाने के बाद। पूरा सेशन देखना, बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए। अब आप ये सोचो कि आपके सामने पहले बोर्ड पर प्रश्न लिखा जाता है, फिर एक्सप्लेन किया जाता है पूरा, और कैसा है, हाथ से लिखा जाता है। तो यार इतना तो बनता ही, आप लोग भी थोड़ा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से थोड़ा थोड़ा कमेंट्स भी कर दिया करिए, दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा, पांचवा प्रश्न है, आपके सामने लिखा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 7 की घात 2 गुणे 7 की घात 6 बटे 7 की घात 3 बराबर 7 की घात क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको, आप ये जान गए होंगे प्रश्न किसका है? घातांक करने का है। और घातांक करने में आप जानते हो कि जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जरा इसको जोड़ दो तो 7 की घात क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा, और बटे 7 की घात क्या है यहाँ पे? 3 बराबर 7 की घात क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप एक्स रख दो। अब जब बटे में आ गया तो यानी भाग हो गया। अब भाग होने पर घातें क्या होती हैं? हमारी घट जाती हैं। घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो सिंपल सी चीज है भैया, इसको ऊपर ले जाओगे तो 7 की घात 8 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 7 की घात x। तो 7 की घात 8 में से 3 गए तो कितना बचा? 5 बचा। तो 7 की घात 5 बराबर 7 की घात x। और ये आधार बराबर होता है तो कट जाता है, तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर 5। आंसर नंबर डी फॉर देवता, डी फॉर देवता। ठीक है, अब ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? जब आधार बराबर होता है a की पावर n बराबर, तो घातें हमारी a की पावर m प्लस n हो जाती है, जुड़ जाती है। जब कभी भी आधार बराबर हो तो घातों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और भाग में जब आधार बराबर होता है तो हमारी घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। घातें हमारी क्या होती हैं? घट जाती। ठीक है, और एक अगला वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जब कभी भी a की पावर m बीच में बराबर का चिन्ह और a की पावर n दोनों तरफ के आधार बराबर होते हैं तो आधार से आधार कट जाता है और घातें हमारी क्या हो जाती हैं? बराबर में आ जाती हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में यूज हुए थे और आपको इन सबको याद रखना, जानना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। इस समय कम बचा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और आपको इन क्लासों के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि आपका पेपर का लेवल कैसे होगा। आप इसमें अपने आप को आंक सकते हैं। कैसे आंकोगे? क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। और हाँ साथियों, अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलो मेरे प्यारे बंधुओं, छठवां क्वेश्चन, 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आ जाइए। आरोही क्रम आपको बताए थे, आरोही क्रम बहुत तरीके से निकाला जाता है। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करके दशमलव में बदलकर, जिसका दशमलव का मान कम होगा वो छोटी होगी, जिसका बड़ा होगा वो बड़ी होगी। एक तरीका और आपको बताए थे, डिफरेंस लेकर। डिफरेंस कैसे लेंगे? जैसे ऊपर और नीचे की संख्याओं का डिफरेंस कितना था? 2 था। यहाँ पे 4 और 7 का अंतर कितना था? 3 था। यहाँ पे 2 और 5 का अंतर कितना था? 3 था। ये जल्दी से करने वाले मेथड है कि जल्दी से प्रश्न को भाग से भी आसानी से होगा। अब देखो 3 3 2, इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने के 6 आ जाए? 3 बार। तो ऊपर नीचे 3, इसमें 3 से गुणा कर दो तो 3 एक कम 3 आ गया। पहले की भिन्न का क्या बन गया? अंश 3 बन गया। यहाँ 3 आया था आंसर अंतर, तो अब इस 3 को 6 बनाना है। 6 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे ना, उस 2 से इसमें ना करके इस संख्या में कर दो। 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, यहां पे भी 3 था, 3 दूनी 6 होता है,
उस 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4। अब आप बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है ना। और 3 किसका आया था? 1/3 का आया था। फिर उसके बाद 4 आया दूसरे नंबर पे, किसका आया था? 2/5 का आया था, 2/5। पहली संख्या अगर आपको आरोही क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 1/3, फिर 2/5 और फिर एक लास्ट बचा 4/7। हो गया? हो गया ना। तो अब इसमें से आप सब कौन सा ऑप्शन सही है? सी फॉर सुंदरी, सी फॉर सुंदरी, सी फॉर सुंदरी का 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शायद रिदम न टूटे, प्रश्न नंबर ये 7 है। चलिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए यदि उनका मासा 9 है और उनका लासा 14:19 है। 14:19 है। आ जाओ साथी, आपको इस तरह का प्रश्न बताए थे कि इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। आप सोच सकते हो कि कुछ भी कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। आप उस ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। आप एसएससी को सीजीएल का पेपर है, समझ सकते हैं ना। तो एसएससी के भी अगर पेपर में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो यूपी पुलिस में आना कोई बड़ी बात नहीं, रेलवे में आना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। इसको आप लगाते कैसे हैं? हमने आपको पिछली वाली क्लास में भी इस पर एक क्वेश्चन करवाया था और बताया था इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपको बताया था। ठीक है, और आपको एक चीज और बताया था साथ में कि जब कभी भी संख्याओं का अनुपात दिया गया होगा तो उसमें हम हमेशा मासा से क्या करेंगे? गुणा करते हैं। तो अब यहाँ पे लासा निकालना है, लासा x ले लेते हैं और मासा हमें 9 दिया गया है तो 9 लिख लिया। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, संख्याएं 14 और 9 में है लेकिन अनुपात में है, यानी इसमें मासा से गुणा करना पड़ेगा। तो 14 गुणे 9, ये हो गई हमारी पहली संख्या पूरी की पूरी। अब दूसरी संख्या बन जाएगी 19 गुणे 9। ठीक है, एक तरफ 9 एक तरफ 9, ये काट दीजिए, कट गया। अब बचा आपका x बराबर 14 गुणे 9 और गुणे 19। अब इसका आप गुणा कर दीजिए भैया, इसका आप गुणा कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन आप ऑप्शन देखकर कैसे दोगे आंसर? 1 मिनट, आ जाइएगा। चलिएगा, अब आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। देखो इधर बचा क्या? x बराबर 14 गुणे 9 गुणे 19। अब इसको आपको गुणा करोगे, ठीक है। इसका इकाई का अंक देख के आंसर दे दीजिए। इकाई का अंक जरा देखिएगा, 9 9 81, 81 में एक का गुणा 4 से करो तो 4 1 कम 4। अब काम मेरा आसान इसलिए हो गया कि इकाई का अंक केवल एक प्रश्न ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। इकाई का अंक 4 केवल इसी ऑप्शन में है, तो हम बिना सोचे इसी ऑप्शन को टिक मार देंगे। इसी ऑप्शन को क्या कर देंगे? टिक मार देंगे। समझ गए दोस्त? नहीं तो अगर 2 ऑप्शनों में होता तो फिर हम क्या करते? इसका गुणा करते। क्या करते? गुणा करते। तो 19 का फिर 14 9 126 होता, 126 होता और फिर 126 का गुणा 19 से करते, तो फिर आप चेक करते किसका आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम हमारा आसान ऐसा हो गया कि इकाई के अंक से। इकाई का अंक इसका क्या था? 4 था, तो 9 9 81 और 81 का गुणा 4 से किया तो 4 1 का 4। इकाई का अंक हमारा मिल गया और ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। बाकी किसी में भी इकाई का अंक 4 नहीं है। तो इसी तरह से स्मार्ट तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बाकी ये गुणा सब करेंगे और आप जल्दी कैसे दोगे? तुरंत आपको देखोगे कि उसका इकाई का अंक क्या दिखा और यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 4 आ रहा था, जिसमें 4 मिला, ऑप्शन हमारे आगे बढ़े। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्त, आपके सामने 8वां क्वेश्चन लिखा है। 24 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या से यम घटाते हैं तो औसत 38 हो जाता है। तो यम का मान क्या है? आ जाइए, आपको बार बार बताएं कि ऐसा प्रश्न मिलेगा और ये प्रश्न SSC MTS 2023 का है।
तो हर जगह प्रश्न मिले हैं, जितना टाइप आपको बताते हैं कि पेपर में आएगा उन्हीं टाइपों में से आता है। तो फिर से आप एक बार गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, आएगा आपके पेपर में भी आएगा, छोड़ेगा नहीं। अगर वर्दी का सपना है, आपको वर्दी पाना है, तो अपनी देव एकेडमी यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई करना होगा। ठीक है, आ जाइए और आपका पूरा सपना करेंगे हम सभी मिलकर। चलिए देखिए, इसको आपको बताए थे बेसिक। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो, फिर से सीखो। मान लीजिए हम दो संख्या ले लिए, तीन संख्या, 1 2 3 4। जरा आप इसका औसत बता दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, और 10 को 4 से भाग करेंगे तो औसत बराबर होता कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी 4 से भाग करोगे तो 2.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम कह देते हैं कि सभी संख्याओं में 2 2 को जोड़ देते हैं। कितने कितने को जोड़ रहे हैं मेरे बच्चा? 2 2 को जोड़ रहे हैं। 2 2 को जोड़ दीजिए, 2 2 को जोड़ दीजिए। तो अब नई संख्या बनी हमारी 3 4 5 6। इनका औसत जरा बताइएगा मेरे भाई। देखो जोड़ो, 6 5 11 11 4 15 15 3 18, और 6 5 11, हाँ 18, 18 को 4 से भाग करोगे तो 4 चौके 16, 2 बचा 4 पंचे 20। अब ये आप बताइएगा औसत में कितने की वृद्धि हुई। औसत में जरा देखो, पहले औसत 2.5 था, अब औसत कितना हो गया? 4.5, यानी 2 की वृद्धि हुई। ये 2 की वृद्धि कब हुई मेरे भाई? 2 की वृद्धि कब हुई? जब प्रत्येक संख्या में 2 2 बढ़ाया गया था। तो प्रत्येक संख्या में जब 2 2 बढ़ा दिए तो औसत भी 2 बढ़ गया। लेकिन इस प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक संख्या से कुछ घटाया जा रहा है। तो औसत पहले कितना था? 43 था। औसत पहले कितना था? 43 था, और प्रत्येक संख्याओं में से कुछ घटा दिया गया तो औसत हमारा कितना आके बच गया? 38। तो कितना घटा है अब हमें नहीं पता है। कितना घटा है नहीं पता है। काहे नहीं पता है? 43 में से कितना घटा दें कि 38 आ जाए? 5 घटा देना। तो प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया गया है? 5 घटाया गया। सिंपल सा प्रश्न था, एकदम सिंपल सा, चुटकी में। आप देखो प्रश्न, टिक मारो, आगे बढ़ो। यहाँ पे टाइम भी नहीं लगना था, बस क्या याद रखना था दिमाग में? कॉन्सेप्ट किसका? शशांक सर का कॉन्सेप्ट याद रखना था कि बताए थे कि जब प्रत्येक संख्या में बढ़ता है, प्रत्येक संख्या बढ़ाई जाती है तो औसत भी उतना बढ़ जाता है। प्रत्येक संख्या जितनी घटाई जाएगी औसत भी उतना घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में जितने से गुणा किया जाएगा औसत में भी उतना से गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में जितने से भाग किया जाएगा औसत में भी उतने से भाग किया जाएगा। यही 4 कॉन्सेप्ट है। शशांक सर की बातों को याद रखिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर मिठाई लेके आ जाइएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। श्लेष और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 17:20। तो उनकी वर्तमान आयु नहीं, रमेश की वर्तमान आयु बताइए कितनी होगी। चलिएगा, आपको 2 तरीका बताए थे, बेसिक का भी और अनुपात का भी। दोनों तरीके से आप लगाइएगा। चलिए फटाक से लिखिए कौन कौन से हैं। श्लेष हैं और रमेश हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 14:17। 14:17। 6 साल बाद प्लस 6 बाद अनुपात कितना हो गया? 17:20। अरे ये तो अनुपात से आसानी से आ गया। अनुपात से क्यों आसानी से आ गया? क्योंकि आपको बताए थे कि जब कभी भी लिया रहे इनके अनुपातों का अंतर ले लो फटाफट। जैसे श्लेष की वर्तमान और 6 साल बाद की आयु का अनुपात कितना? 14 और 17 का अंतर कितना आ गया? 3 का आ गया। सिंपल सा, कितना आ गया? 3 का। इसी तरह से रमेश और इनका भी ले लो, कितना आ गया? 3 अनुपात। अनुपात यहाँ पे अंतर क्या आ गया? समान आ गया। जब अनुपात का अंतर समान आ गया तो आपको बताए थे कि अनुपात का अंतर बराबर, और ये वर्षों के अंतर के बराबर होगा। तो 3 अनुपात बराबर 6 के, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2। 3 दूनी 6, 2 आ गया। ये वर्तमान था और ये बाद वाली आयु थी। तो क्या पूछा? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश का अनुपात कितना है? 17 है ना। तो 1 अनुपात बराबर 17 के, या 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो 17 यूनिट बराबर 17 गुणे 2 बराबर 34 वर्ष। रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्त, समझ गए। आयु का प्रश्न अनुपात से लगाइएगा, जल्दी से आ जाएगा, आसान होता है। आप चाहे बेसिक से लगा लो चाहे अनुपात से लगा लो। बेसिक। चलिएगा दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा।
लिखा है कि एक वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है हमारी खपत में। देखो, दाम बढ़ा, जैसे किसी चीज का दाम बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको खाना कम कर देते हैं, और दाम घट जाता है तो उसको खाने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहा है कि दाम तो बढ़ा, तो हम अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा खर्चा भी अपना बढ़ा लिए, थोड़ा खर्चा भी बढ़ा लिए। आइए इसका सबसे सरल तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखो, मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक दाम कितना था, 100% होता है, वस्तु का जो भी प्रारंभिक मूल्य होगा 100% होगा। अब इसके दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 28% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका दाम अब कितना हो गया, 128% हो गया। कितना हो गया, 28% की वृद्धि हो गई, यानी 128% हो गया, ठीक है। जैसे सुनिए, मम्मी 100 रुपया देके आपको घर से भेजी, जा बच्चा 1 किलो चीनी लेके आओ। गए, आप दुकान पे पहुंचे, दुकानदार को दिया, भैया लो 100 रुपया, लो 1 किलो मुझे चीनी दो। फिर दुकानदार ने कहा, बच्चा दाम उसका बढ़ गया है, 28 रुपये बढ़ गया। अब वो चीनी जो 1 किलो 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 128 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 128 की। तो आप बड़े सख्ते में पड़े कि चीनी कम लेके जाएंगे तो घर में मम्मी मारेंगे भी कि कहीं पैसा खर्चा कर लिया, ठीक है, इधर उधर। तो अब अपनी जेब टटोलते हो, तो आपकी जेब से कुछ पैसा निकला। कितना पैसा निकला, जितना आप अपना खर्च बढ़ाना चाहते हैं, कितना परसेंट, 12%। आपकी जेब में से 12 रुपए निकले, उसको भी दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार को कितना दिया आपने, 112 रुपया। और आपने कहा, लो भैया, इसकी जितनी की चीनी आती है, जितनी भी चीनी मिलती है दे दो। चीनी का दाम अब कितना था, 128, दिया कितना आपने उसको, 112 रुपया। तो अभी भी कम दे रहे हो ना, कितना कम दे रहे हो, 16 रुपए कम दे रहे हो, यानी 16 रुपया की चीनी दुकानदार क्या करेगा, कम कर लेगा। तो कम कर लिया, यानी खपत में क्या हो गई, कमी हो गई। तो कितने की कमी आ गई, 16 रुपए की कमी, यानी 16 की कमी आ गई। किस पर, प्रारंभ। अब जो सामान का मूल्य था कितना था, 128, और इंटू 100% में चेंज कर दीजिए। सबसे सरल तरीका है इस प्रश्न को लगाने का, इससे आसान तरीका नहीं। अब देखो, 16 थे 128 होता है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, और 25/2% को हम कहते हैं 12.5%, यानी 12.5। और यहाँ पे शुरू में ही पता चल गया था क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरू सही हो गया, ठीक है। चलिएगा, डी फॉर देवरू सही हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा दोस्त, अगला प्रश्न लिखा है, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा निवेश करता है और क्यू आर से आधा निवेश करता है। यदि उनका मासिक लाभ 7,000 रुपये उनके बीच विभाजित किया जाता है तो आर का हिस्सा बताइए। ये साझेदारी का प्रश्न है, और आपको बताए थे यहाँ पे जो लाभ बढ़ता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। लाभ का अनुपात वही मिलेगा जो हमारा पूंजी लगाए रहेंगे और जितने समय के लिए लगाए रहेंगे। अब 3 व्यक्ति हैं, आ जाइए इस प्रश्न को सॉल्व करो। देखो, कुछ लोग तो प्रश्न देखकर छोड़ के भागेंगे, लेकिन ये सबसे सरल प्रश्न है, इसको आप कैसे लगाओगे, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर। 3 व्यक्ति हैं, पी और क्यू और आर थे। इसको आप अलग अलग बना के भी लगा सकते थे और एक साथ भी लगा सकते हो। हम अलग भी बता देंगे आपको, पहले एक साथ से बताते हैं। इस प्रश्न को हम पीछे से बनाते हुए चलते हैं। पीछे से कैसे, यहां से, क्यू आर से आधा निवेश करता है। क्यू जो है आर से आधा निवेश करता है। तो अगर हम क्यू को 2 दे, आर को 2 दे दें तो क्यू हमारा 1 निवेश करेगा। कितना निवेश करेगा, 1 निवेश करेगा। और फिर आगे पढ़ो, फिर पी क्यू से आधा निवेश करता है। आधा का मतलब 1/2 होता है। तो यहां से 2 का आधा 1 हो गया, और 1 का आधा क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। 2 का आधा 1 हो गया, और 1 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात बन गया। तो अनुपात में कभी बटे में नहीं रहता, तो इस 2 से पूरे में क्या कर दीजिए, गुणा कर दो। तो 1, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये तीनों के पूंजी का अनुपात आ गया। और जब ये पूंजी का अनुपात आ गया, यही इनके लाभ का भी
अनुपात होगा। इसी अनुपात में तीनों को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी ए को 1 मिलेगा तो दो को, क्यू को 2 मिलेगा और आर को 4 मिलेगा। तो टोटल लाभ कितना था, 7,000 रुपए था। टोटल लाभ कितना था, 7,000 था, और इसका जोड़ कितना आएगा, 7। तो 7:7 यूनिट बराबर 7,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1,000। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1,000 रुपए। तो आर का हिस्सा पूछा था, तो आर कितना यूनिट पर आ रहा था, 4 यूनिट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4,000। 4,000। तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवरू, डी फॉर देवरू ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है। फ्लॉप हो गया, माइक बंद था। अब कहाँ से बंद था ये भी नहीं पता, कितनी देर का था, सारा का सारा लोप हो गया। अब कितने में वॉइस आई है, कितने में नहीं, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हम चले जा रहे हैं चबाते हुए, दे फार देवरू बी फार। आ जाओ, चलो देखते हैं बच्चा कहाँ तक आया होगा, कहाँ तक नहीं। चलिएगा, देखा जाएगा। देखो लिखा है 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपए प्रति वर्ष, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अंतर बराबर मूलधन होता है 2 वर्ष के लिए दर बटे 100 का स्क्वायर। तो अंतर दिया गया है 160 रुपए, रखो फटाफट, लाल मार्क हमेशा है। मूलधन है 16,000 रुपए, दर आर बटे 100 का स्क्वायर हो गया। हल करोगे, देखो 160 से 160 काट दो, यहाँ बचा कितना, 100 बचा। 100 बचा तो 100 गुणे आर स्क्वायर, और नीचे इसका करोगे तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 काट दो, बराबर 1 था, मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर 100 बराबर आर स्क्वायर के, तो आर बराबर कितना आ गया, 10%। आर बराबर 10%, रेट कितनी आ गई, 10%। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भौजी, बी फॉर बड़की भौजी। ठीक है। चलिएगा दोस्त, आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बीच में माइक बंद हो गया। अब देखना है क्लास कहाँ से कहाँ तक में वॉइस आई है, कहाँ तक नहीं आई है। चलिएगा, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।